कैसे हैं आप लोग। अब तक आपने पिशाच सुंदरी के भाग 11 सुन लिए हैं। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 12 सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। उस सांझ को मेरा बुखार उतर गया। मैं शाम को अस्पताल गया। नई दिल्ली से आने वाले तीनों डॉक्टर आकर लौट चुके थे। सभी की एक ही राय थी, मस्तिष्क की मशीनरी ठप हो गई है, शायद जीवन भर बेहोशी नहीं टूटेगी। शोक और विषाद मेरे दिल और दिमाग में छाया हुआ था। अस्पताल से मैं शमशान चला गया और कई घंटे बासंती भाभी की चिता के पास बैठा रहा। चिता में केवल अंगारे ही शेष थे। एक सुंदर स्त्री का अस्तित्व मिट चुका था। अगले दिन मैंने महाराज से मिलने का समय प्रातःकाल ही ले लिया। सचमुच महाराज धीरज के कारण बहुत चिंतित थे और विचित्र बात उन्होंने बताई। सुनो गोपाली, धीरज अस्पताल के लिए एक समस्या बन गया है। मैं चौंका। समस्या? हाँ, समस्या ही है। सारी रात अस्पताल के बाहर कुत्ते रोते रहे। पिछली रात? मैंने कहा। श्री दरबार जी, पिछली रात भी मेरी पत्नियों ने बताया कि मेरे घर के आसपास कुत्ते रोते रहे, तब जबकि धीरज तुम्हारे घर में था। जी हाँ। इसका अर्थ समझे? नहीं महाराज, इसका अर्थ है जहाँ कहीं भी धीरज होता है वहाँ सुंदरी बंजारे का पिशाच मंडराता रहता है। परंतु अपने कथन पर स्वयं महाराज को चकित होकर बोले, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। पिशाच से के कहीं उपस्थित रहने का अर्थ है दुखद घटना, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने विश्वास के विपरीत मैंने महाराज की बात पर विश्वास कर लिया। कोई चारा जो नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अकल ने काम करना ही बंद कर दिया हो। कुछ देर महाराज मौन बैठे रहे, फिर बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गोपाली? श्री दरबार जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक कोशिश करके देखो, महाराज बोले। धीरज को लेकर जयपुर चले जाओ। जयपुर? हाँ, वहाँ भैरव नंद नामक एक तांत्रिक है, प्रेत विद्या विशारद। मैंने रात में ही टेलीफोन किया था, परंतु वह यहाँ नहीं आएगा। यहाँ आने से उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा है कि वह देख लेगा, लेकिन किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया। उसने जाकर देखो, अन्यथा डॉक्टर के अनुसार वह केवल जिंदा लाश है, बस। मैंने तुरंत जाने को तैयार हूँ महाराज। कल जाना, वह बोले। आज ही चला जाऊँ क्या? नहीं, आज आराम करो, कल सुबह जाना। दोपहर तक जयपुर पहुँच जाओगे। आज तुम आराम करो। महाराज का आदेश मानना ही पड़ा, अन्यथा मैं तुरंत ही जाने के लिए तत्पर था। अपने मित्र से इतना मोह था कि मैं 1% भी उसके हित की आशा में अपने जीवन के प्रतिकूल कहीं भी किसी भी समय जाने के लिए तत्पर था। अगले दिन धीरज की नाक में नली डालकर ग्लूकोज चढ़ाया गया। दोपहर तक यह सब तैयारी हो गई। एक विशेष एम्बुलेंस कार में उसे डालकर जयपुर के लिए मैं चला। मैं उसके सिरहाने बैठा था। अगर बीच में व्यवधान ना पड़ता तो निश्चित ही मैं शाम से पहले जयपुर था, परंतु रावपुर कस्बे में एम्बुलेंस खराब निकल चुकी है। आगे लगभग 4 मील की पहाड़ी सड़क थी। 3 मील की चढ़ाई हो चुकी थी, वहीं ट्यूब फट गया। अजीब परेशानी थी। रावपुर पीछे 3 मील था और हिम्मतपुर आगे 5 मील। दिन अभी शेष था, परंतु उधर से कोई कार गुजरेगी ऐसी आशा नहीं थी। ड्राइवर ने ट्यूब निकाल लिया और ट्यूब की मरम्मत करने के दौरान पैदल ही रावपुर चला गया। सचमुच धीरज मुर्दे के समान था। उसके पास बैठे रहने की इच्छा नहीं हुई। मैं एम्बुलेंस से बाहर आ गया। 1 घंटा 2 घंटे बीते। सांझ ढलने लगी। सांझ ढल गई, रात हो गई। अचानक ही ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं एक चट्टान पर बैठा था कि एक साथ अनेकों सियारों के रोने से मैं भयभीत सा हो उठा। सामने क्या देखता हूँ कि पिशाच सुंदरी और उसका कालू भैंसा मेरे निकट खड़े हैं। उस पिशाचनी के चेहरे पर आज मुस्कान नहीं थी, गंभीर था उसका चेहरा। मैं उठा, वह जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। बोली, बैठो देवर जी, कुछ बातें करनी है तुमसे। अंग अंग कांप उठा मेरा। हे ईश्वर, यह कैसा नाता जोड़ा है मुझसे पिशाचनी ने। मैं जहाँ पहले बैठा था वहीं बैठ गया। हम दोनों के बीच कठिनता से 4 या 5 हाथ का फासला था। शांत स्वर में उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बंजारे को? जयपुर। क्यों? इलाज के लिए। मुझसे छीन लेना चाहते हो मेरे बंजारे को?
मैं अपने दोस्त को जिलाना चाहती हूँ, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बंजारे को महल में छोड़ दो, ताकि मैं जी भरकर इसे प्यार कर लेने की इच्छा पूरी कर लूँ। दृढ़ता से मैंने कहा, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा। हंसने को मन करता है तुम्हारी बात पर। तुम भला तुम्हारी क्या हस्ती जो मेरी इच्छा से इनकार कर दो? यह कड़वी बात भी सुंदरी ने सब्र से कही, जैसे भैंसा उसकी बात समझता था। उसकी लाल अंगारे से चमकती आंखें और भी भयंकर हो गई। वह गरजा, हट रे! उसने भैंसे को धमकाया। हट यहाँ से, यह मेरे देवर हैं और मैं इनकी भौजाई हूँ। तू कौन है बीच में? हट यहाँ से। आश्चर्य! भैंसा पीछे हट गया। पालतू कुत्ते की तरह उसने आदेश को माना। मैं कह रही थी, देवर जी, तुम्हारी क्या हस्ती जो मेरी इच्छा से इनकार कर दो? यह तमाशा इसलिए हो रहा है कि पिशाच बनकर भी मैं बन नहीं पाई। जानते हो, पिशाच सिर्फ खून पीते हैं। किसी तरह अपनी दृढ़ता कायम रखते हुए मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। तनिक वह क्रोधित सी हो उठी। तो जान लो, एक बार की तो मैं काठ होकर रह गया। सोचा, गोपाली बेटा तुम गए, परंतु उसने केवल अपना हाथ मात्र उठा दिया। हाथ का उठना था कि दूर जानवरों और पक्षियों में रुदन से पहाड़ी गूंज उठी। मेरे देखते ही देखते वह लुप्त हो गई। अलबत्ता भैंसा भी अब भी वहीं खड़ा था। कुछ ही क्षण बीते थे कि वह फिर प्रकट हुई। उसने अपने हाथों में मुर्दे की भांति छटपटाता हुआ चीता उठा रखा था, जिसमें निश्चय ही लगभग 1 मन वजन था। देखो, वह बोली। उसने चीते को भूमि पर पटक दिया और अपने हाथों से उसका पेट फाड़ दिया। फिर मैं भली प्रकार इस जघन्य कृत्य को नहीं देख सका और उसने चीते में मुंह गड़ाकर किस तरह उसका खून पिया। देखो, वह जोर से बोली। मैंने दृष्टि उठाई और देखा कि उसकी आंखें अंगारों के समान थी, मुंह खून से सना था। तुम जानते हो कि चीता कुछ कम चालाक नहीं होता, लेकिन मैं जैसे इसका खून पी सकती हूँ, वैसे ही तुम्हारा भी पी सकती हूँ। पिशाच हूँ, पी सकती हूँ। काश मैं, वह बोलती बोलती अटक गई। यह वाक्य उसने अधूरा ही छोड़ दिया। अच्छा, तो सता लो जितना सता सके। दूर एक प्रकाश चमका, मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। पिशाच सुंदरी की आकृति मिटने लगी, परंतु स्वर फिर गूंजा। काश मैं इतनी नीच हो सकती। कार अब निकट आ चुकी और एम्बुलेंस कार के निकट आकर रुक गई। मेरी दुखद परिस्थिति से पिंड छूटा और वह लुप्त हो चुकी। जाकर देखा, ड्राइवर होशियार था। वह न सिर्फ टायर रिपेयर करा लाया, साथ में फुट पंप सहित मोटर मैकेनिक को भी लाया था। चाहे जितना बिल चुकाना पड़े, मुझे दुखद परिस्थिति से छुटकारा मिल गया, इसीलिए संतोष था। इस कहानी पिशाच सुंदरी का यह भाग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।